वह जो बॉर्डर पर रहते हैं उनके साथ सामान की आपूर्ति हमारा भारत कर रहा है, वही 90 से अधिक देशों को इसको निर्यात करने का काम हमारा भारत कर रहा है। अभी आपने देखा होगा जब कश्मीर के अंदर हमारे निहत्थे कटक भाई बहनों पर काराना हमला हुआ, उनकी हत्या की गई, क्योंकि पाकिस्तान ने जब जब ये आमने सामने की लड़ाई लड़ी है कभी भारत से जीता नहीं। 1970 का अभ्यास आपने देखा होगा, 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, उन पर हमला हुआ। राफेल तीर में देखा होगा, एक बहन को जब छोड़ा उससे जाकर उसने कहा जाके मोदी जी को बता देना, देखा था आप लोगों ने, और मोदी जी ने बता दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मारने का काम, उनके कैंपों को तहस नहस करने का काम भारत की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। और हमारे पर जितने भी हमले, ड्रोन हमले पाकिस्तान ने किए, उनको बेकार करने का काम हमारी सेना ने किया। और हमारे देश की बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल आज उसकी डिमांड पूरे विश्व में है, जो उनका एयरबेस था। अगर किसी ने आपने टीवी देखा होगा, जहां पे एयर कंडीशन लगा था, वहां से हिट करने के बाद उसको तहस नहस किया, तो हमारी सेना ने काम किया, ये काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में किया। बच्चों, भारत आज विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति बनने जा रहा है। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और उन वीरों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम, जब मोदी जी यहां पर आए थे तो उन्होंने कहा बद्री, केदार, यमुनोत्री 4 धाम यहां पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। उसका निर्माण लगभग पूरा हो गया है और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नेतृत्व के द्वारा उसका लोकार्पण हुआ। 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मट्टी को हम लेकर आए हैं, 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। और जो उस समय कुछ हमारे कई परिजन उनके सही पते न होने के कारण छूट गए थे, 39 परिवार, और उसके बाद 32 परिवार लैंसडोन जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंट सेंटर है 5 अक्टूबर को खुल रहा है। मित्रों, जब देश की सीमा पर कोई जवान शहीद होता है तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर उसके घर में आता है, जिंदाबाद के नारे लगाता है, सूरज चांद लगेगा, अमर रहे नारे लगाता है, बाद में भूल जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करने में जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार करेगी। अभी तक 37 लोगों को उसके माध्यम से नौकरी दी। पहले जब कोई जवान शहीद होता था तो उसको देखे किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, न किसी की हम जिंदा वापस ला सकते हैं। लेकिन जब सरकार सब समय खड़ी होती तो लगता है कि सरकार साथ में खड़ी है। पूर्व में जो शहीदों को मिलने वाली सम्मान राशि थी 10 लाख थी, उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। परमवीर चक्र विजेता जो भारत का सबसे सर्वोच्च पदक है, जहां पूरे देश में उसकी पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपया है, आपने उसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आज आपके नेतृत्व में देश के अंदर यूसीसी लागू करने वाला अगर पहला राज्य है तो उत्तराखंड है।
आज मध्य प्रदेश उसको फॉलो कर रहा है। सबसे सख्त नकल कानून पहले नकल की 5 हो जाते थे और वृद्ध बच्चे रह जाते थे। सबसे सख्त नकल कानून आया, उसको सिंह धामी जी की सरकार ने बनाया और अभी तक 2023 से पहले तक जहां मात्र 16,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, नियुक्ति पत्र मिले, और आपके करकमलों द्वारा 25,000 से अधिक लोगों को 4 साल के अंदर नियुक्ति देने का काम गांधी सरकार है। ये सब काम आपके नेतृत्व में हो रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि आप समाज के वो प्रबुद्ध जन हैं जो समाज को दिखा रहे हैं, और जिस प्रकार की घटनाएं आज देश के अंदर हो रही, पिछली बार चुनाव में देखा होगा, पूरे संविधान की किताब लहराई और कुछ लोग अन्य प्रदेशों में यहां तो नहीं हुआ, यहां तो सारी सीटें आई, उनके बहकाव में आए। और आज वोट चोरी का नारा लगा, जब आप जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होती। आप 60 साल तक सत्ता में रहे तो क्या आपने वोट चोरी की? अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए तो वोट की चोरी आपको दिखाई दे रही है। तो आज समाज के वो लोग हैं जो समाज को दिशा देने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है। और राजनगर जिले की बात है, आपका गृह क्षेत्र है, और मैं यहाँ का प्रभाव में देखता हूँ कि यहाँ के लोगों से कितना एक एक व्यक्ति को, अभी जब मैं आ रहा था हेलीपैड पे, क्या नाम दिया मैंने इसको बुलाया था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो एक व्यक्ति आया तो मैंने दूर से उसे देखते हुए नाम लेकर बकाया उसको बुलाया। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के एक एक व्यक्ति से आपका व्यक्तिगत परिचय है। हाँ, ये तो अलग आप मेरे साथ अनुभव का एक तो था। हाँ, तो इस बात का प्रतीक है क्योंकि आपने एपी के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, और आज प्रदेश आपके नेतृत्व में चौमुखी विकास कर रहा है। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि आने वाले समय में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आपका मार्गदर्शन, आपका साथ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। आज यहाँ मंच पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, महापौर काशीपुर दीपक गांधी जी, और मेरे अभिभावक जिनके साथ शुरुआत में हम विधानसभा के सदस्य के रूप में जब निर्वाचित हुआ, अनेक बातें जिनके साथ रहकर हमने सीखी, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री भाई खिलेंद्र चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पीसीयू के चेयरमैन राम मल्होत्रा जी, पूर्व सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पासी जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, गन्ना सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष
श्री मंजीत सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अनेक क्षेत्रों में जो काम करने वाले काशीपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के सभी प्रबुद्धजन, अगर मैं इसको काशीपुर और काशीपुर नहीं पूरे उत्तराखंड की अगर मैं इसको करीब कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकांश लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ जानता हूँ। काशीपुर से मेरा बचपन से ही बहुत नाता रहा है, हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से। उपस्थित सभी काशीपुर के सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोग, आज मैं सबसे पहले एक विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम जिसकी मैं एक तरफ से आज काशीपुर से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और काशीपुर की शुरुआत हुई है, इसको हम पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे ही विचार जाने की, क्योंकि संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। वो तो केवल एक तरफा बात हो जाती है, संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। इसलिए एक नया काम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं और अभी मैं देखा था कि आयोजक कुर्सी इधर से उधर घुमा रहे थे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा संख्या अपेक्षा से अधिक है। इस इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों ने यहाँ पहुंचने पर हमेशा की तरह बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सच में मुझे आप सबके बीच में आकर आज इतने विद्वज्जनों के बीच में, जिसमें सभागार में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, उद्यमी हैं, हमारे व्यापारीगण हैं, समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी जिनको हम प्रबुद्ध कहते हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और सभी का अपने अपने क्षेत्रों में सबकी अपनी अपनी प्रतिभा है, सबकी अपनी विशिष्टताएं हैं, ज्ञान है, अनुभव है और सेवा भाव और संकल्प के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, राज्य और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि ये कहा जाए, जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, त्रिलोक सिंह चीमा जी कह रहे थे, बाली जी कह रहे थे, सभी लोगों ने, मनोज पाल जी ने, कि आप सभी लोग, आज प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत के संकल्प के साथी भी और साथी भी अगर कोई है तो आप सब लोग इस सभागार में बैठे हुए। और मैं आप सबको इस संकल्प का साकार करने वाला अनुभूत कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मेरा मानना है आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ किया जाने वाला यह संवाद उत्तराखंड के विकास के सामूहिक संकल्प और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत में न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य,
किया है और केवल संकल्प ही नहीं लिया है, बल्कि इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तीव्र गति से काम किया जा रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया के आम नागरिक तक तकनीक को पहुंचाया है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान ने देश को उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में इसका एक हब बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित और अचंभित है कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, ऐसे नए नए कीर्तिमान कैसे स्थापित कर रहा है। एक छोटी सी दुकान लगाने वाला महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल से पेमेंट का लेन देन कर रही है। आज देश के 55 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हो, वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो। आप सबने देखा, आपके बगल में ही रामनगर में ही हमारा G20 का उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला G20 की सबसे सफल समिट हमारे ही रामनगर में सफल हुई। और आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर विश्व पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज हमारी बढ़ती शक्ति से कुछ देशों को चिंता में डाल दिया है, इसलिए वे हमारे बढ़ते कदमों को रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जो देश पहले भारत को केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा करते थे, आज वही देश भारत के उद्योग, प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता की चुनौती के रूप में भी देखने लगे हैं। क्योंकि भारत अब केवल उत्पादों का आयात करने वाला देश नहीं रहा, भारत अब निर्यात, विनिर्माण और तकनीकी फील्ड से विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। हमारे नागरिकों ने अपने संकल्प, सामर्थ्य और इनोवेशन, नवाचार से यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी शक्ति अब हमें आगे बढ़ने में, हमारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती है। हाल ही में आए पहली तिमाही के आंकड़ों से स्पष्ट हो गया कि भारत वास्तव में दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ इंजन है। रिजर्व बैंक और आईएमएफ ने इस तिमाही में देश की जीडीपी दर का अनुमान 6.5% ही लगाया था, लेकिन एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों से यह सिद्ध हुआ है कि भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप बुलंद भारत के हौसले को कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और देश में कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, हम सब इसके लंबी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी हो गया, भगवान रामचंद्र जी वहां विराजमान भी हो गए। ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी देश बन गया है। वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ
ऐसी करोड़ों नागरिकों के जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाने का काम किया है, उत्थान उन्नयन की ओर ले जाने का काम किया है। अभी हमारे त्रिलोक चीमा जी कह रहे थे कि वो सोचते थे बचपन से कैसा देश होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने का काम करने कालखंड में हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ है। हाल ही में आपने प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले की प्राचीर से जीएसटी की दरों में कमी लाने का संकल्प लिया गया था, बजट दिया गया था और उसको उन्होंने पूरा कर दिया और इससे उद्योग जगत एवं व्यापारियों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को एक खुशी की अनुभूति हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक और राज्य के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी बुनियादी सुविधाओं को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने 2023 में आपके प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें आप सबको भली बात याद है, इसमें से बहुत सारे लोग उस समिट, उस आयोजन के सहभागी बने थे, जिसमें 3,56,000 करोड़ के निवेशकों के साथ हमारे निवेश के करार हुए थे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी पिछले माह ही जुलाई के माह में यही रुद्रपुर में हमने ग्राउंडिंग सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आकर हम सबका प्रोत्साहन किया था, हम सबका उत्साहवर्धन किया था और 1,01,000 करोड़ रुपए की अभी तक ग्राउंडिंग पर काम हो चुका है। हमने सफलता प्राप्त की। हमने राज्य में निवेशक केंद्रित नीतियां, बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति और सुशासन के द्वारा स्वस्थ निवेश वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की है। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों से अलग अलग प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को प्रचलन में लाकर उद्योगों के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय युवा हेल्थ की स्थापना भी कर रहे हैं। इन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की स्थापना भी की गई है। यही राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए यूटीएस स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करके निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। हमने जहां एक यही अपने काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापित करने हेतु सिडको द्वारा रुद्रपुर, सेलापुर और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही है। इतना ही हम किच्छा पराग में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर
एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक उत्पाद एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पाद को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में 2023 में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की शुरुआत की थी और आज हमारे राज्य के अंदर महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हमारे छोटे छोटे उत्पादकों के द्वारा अनेक प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को आज देश और दुनिया के अंदर उनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। और मैं सच बताऊं आपको, आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है इस बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से एक शब्द उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सच में आप सब हम सब उसमें योगदान कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं पूरे राज्य के अंदर में प्रत्येक जनपद में महिलाओं के सम्मेलनों में गया हूं, उनके द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं उसको गया हूं। सीमित संसाधनों में, कम साधनों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी जो मातृशक्ति है उसके अंदर इतनी जीवटता है, इतना स्किल है, इतना परिश्रम है, एक मिशनरी होकर वो काम करती है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सच में आप कभी जाएंगे, आप चारधाम यात्रा के ऊपर जाएंगे या आप कभी भी इधर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तरफ जाएंगे या आदि कैलाश की तरफ जाएंगे, आपको जहां भी महिला स्वयं सहायता समूह के बनाए हुए उत्पाद दिखाई देंगे, बहुत सस्ते भी होंगे। आप उनको देखेंगे, उनकी पैकेजिंग, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बार वो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती है। इस प्रकार का उनके अंदर कौशल है। तो जो प्रधानमंत्री जी का कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने में बहुत बड़ा क्रांति की संभावना कोई बनने वाला है तो हमारे राज्य की मातृशक्ति बनने वाली है। हमारे अनेक प्रयास जो चल रहे हैं, जैसे हम इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, खाद्य मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल फिल्म नीति, होम स्टे नीति, मेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जहां हमने देश में सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 और संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उस भावना को धरातल पर उतारकर इसी वर्ष 27 जनवरी 2025 से राज्य
वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए उत्तराखंड में अब एक समान कानून लागू हो गया। समान नागरिक संहिता का कानून देश में सबसे पहले हमने लागू किया है। वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल कानून, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है। और इस नकल कानून के लागू होने के बाद अभी तक हम इन 4 सालों में 25,000 नौजवान युवाओं ने नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। और एक भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया। पहले के समय में आप सबको ध्यान होगा अच्छी तरह से, हमारे बहुत सारे भाई बहन, बेटे बेटियां परीक्षाओं की तैयारियां करते थे और परीक्षा होती थी, उसके अगले दिन ही अखबार में निकल जाता था कि पेपर लीक हो गया, नकल माफिया हावी हो गए, भ्रष्टाचार हो गया। और रिजल्ट आता था तो जो मेहनत करने वाले थे, गरीब माता पिता के बेटे